जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो हमारा जो क्लासेस चल रहा था, हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। और हिस्ट्री पे कौन सा चैप्टर था? तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि पूरे विश्व का एक मंच में आ जाना, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसी चैप्टर का जो टॉपिक था, पीछे का जो टॉपिक था वो था रिंडरपेस्ट। क्या था? रिंडरपेस्ट, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में एक बीमारी फैली, और वो बीमारी क्या था? रिंडरपेस्ट, यानी कि जिस तरह से पशुओं में प्लेग जो बीमारी होता है, उसी तरह का एक बीमारी था जो अफ्रीका में फैला। तो उस पूरी रिंडरपेस्ट की घटना का, जैसे कि रिंडरपेस्ट की उत्पत्ति कहां से हुई, किस किस माध्यम से रिंडरपेस्ट अफ्रीका पहुंचा, और जब रिंडरपेस्ट अफ्रीका पहुंचा और ये पूरे तरह से फैला, तो वो पूरब की साइड से आके पश्चिम की ओर फैला, फिर पूरा मैं बोल सकता हूं कि अफ्रीका महादेश में वो फैल गया। तो उस बीमारी के फैलने से किस तरह का प्रकोप जो था वो अफ्रीकाई महादेश में देखने को मिला, और उस प्रकोप के कारण जो उपनिवेशक लोग थे, या जो उपनिवेशवाद विचारधारा के लोग थे, या मैं यूं कहूं तो जिन लोगों को अफ्रीका को गुलाम करना था, उन देशों के लिए किस तरह से ये जो रिंडरपेस्ट का बीमारी था वो फायदेमंद हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछला जो क्लास था उसमें चर्चा किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि रिंडरपेस्ट के कारण जो भी प्रभाव देखने को मिला, उसमें आपको एक चीज पता चल गया होगा कि समय के साथ साथ जब 19वीं सदी में ये जो वैश्वीकरण का प्रभाव आया, तो उसके साथ साथ बीमारी का भी जो प्रभाव है वो भारी मात्रा में देखने के लिए मिला। तो हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। तो जो रिंडरपेस्ट का टॉपिक है, ये एग्जाम के आधार पे बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप देखोगे, अगर आप मॉडल सेट उठा के देखोगे तो उसमें रिंडरपेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो हर साल आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो जाके देख लो। कारण क्या है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो हर साल आपको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, हमारे प्रीतम एकेडमी के वीडियोस को देख रहे हो, और आपको अगर देखना पसंद है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देनी है, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है? प्रेस कर देना है। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे भारत से जो अनुबंधित श्रमिक थे, जो बाहर के देश ले जाए जाते थे काम के लिए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, और किस तरह की जो पूरी व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए। कि शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। याद रखना मेरे रसगुल्लो, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो जिसे क्या होना है? इतिहास में चर्चित होना है। उसके लिए मैं एक शब्द बोलूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? मांझी के जैसा। किसके जैसा? मांझी के जैसा संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष क्या था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमारा बस एक ही टारगेट है कि एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना है, और उसका औकात दिखा देना है एग्जाम को कि मैंने पूरे साल भर तैयारी करी है और मेरा पावर क्या है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत में अनुबंधित मजदूर श्रमिक। तो ये अनुबंधित का मतलब क्या होता है, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं। तो अनुबंधित का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड। अब वो बॉन्ड कैसा? भाई शर्त नियम होता है ना, कि जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या इवन मान लो कि आपको क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई आपने एप्लीकेशन भरा और आप पास आउट हो गए, तो क्या होता है कि बहुत तरह के टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो अनुबंध का अर्थ होता है टर्म एंड कंडीशन। या मैं बोल सकता हूं कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, तो उसमें कुछ नियम और शर्त लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जो भी भारत से श्रमिक जाते थे काम करने के लिए जिस भी देश में, तो वहां के
यहाँ के श्रमिकों को क्या किया जाता था, अनुबंधित के आधार पे, यानी कि बॉन्ड के आधार पे बात कर लो या नियम या शर्त के आधार पे बात कर लो, ले जाया जाता था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ऐसे कौन से मजदूर थे जिन्हें अनुबंध के आधार पे या बॉन्ड के आधार पे या शर्त के आधार पे ले जाया जाता था, या ऐसे कौन से मजदूर थे जो नियम और कानून पे क्या होते थे, एग्री हो जाते थे काम करने के लिए। तो ऐसे मजदूर जो थे इन्हें हम लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। क्या होता है, गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो समझिएगा कि जब 19वीं सदी का जब दौर आया और यह वैश्वीकरण का प्रभाव आया, तो हम लोगों ने देखा था कि वैश्वीकरण है बहुत ज्यादा फायदेमंद देता है, कहीं कहीं घाटा का भी काम होता है। तो ये जो 19वीं सदी की जो दुनिया थी, एक्चुअली ये बहुत तरह की विविधताओं का, मैं बोल सकता हूं कि बहुत तरह की विविधताओं का यानी कि भिन्नताओं का क्या था, एक तरह से यह प्रतिबिंब था। क्या था, एक तरह से यह प्रतिबिंबित था। यानी कि 19वीं सदी की दुनिया में ये जो भिन्नताएं हैं, हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, हर क्षेत्र में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगा। और इस भिन्नता के कारण मैं बोल सकता हूं ये 19वीं सदी जो है वो बहुत ज्यादा भिन्नता से भरा था। तो आखिर बात अगर हम लोग बात करें कि किस कारण से ये जो पूरा जो 19वीं सदी का दुनिया था, जिसको हम लोग आधुनिकीकरण विश्व मानते हैं, इसमें इतना ज्यादा जो विभेद था उसका कारण क्या था। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा कि आपको पता है कि 19वीं सदी जब आया तो 19वीं सदी के आने से मैं बोल सकता हूं कि आर्थिक वृद्धि तो हुआ, आर्थिक तो वृद्धि हुआ, कुछ कुछ लोगों की आर्थिक वृद्धि हुई, लोग पैसा कमाना शुरू किए। लेकिन साथ साथ में बहुत से ऐसे जाति थे या बहुत से ऐसे लोग थे जिनके कष्टों में वृद्धि हुआ। हम लोगों ने देखा अफ्रीका में, हम लोगों ने देखा अमेरिका में कि वहां पे बीमारी आया, तो बीमारी आया तो उनके साथ कष्ट भी तो साथ में गिफ्ट में मिल गया ना। तो हम लोग मानते हैं कि 19वीं सदी की दुनिया में आर्थिक वृद्धि तो हुई, साथ में कष्ट आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का जो सुख था वो आर्थिक यानी कि पैसों में वृद्धि हुआ, और उसी का एक विविध रूप देखने को मिला कि कष्टों में वृद्धि हुआ। बात को समझो, मैं विविधता क्यों बोल रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों के आय में वृद्धि हुआ, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब लोग 19वीं सदी में व्यापार करने लगे, तो जो लोग व्यापार करते थे या जिनका उद्योग था, या हम लोगों ने देखा था कर्ण लोग में कि कुछ ऐसे बड़े बड़े भूस्वामी थे जिन्होंने कर्ण के मतलब कर्ण को बाहर से मंगाने के लिए पाबंदी लगा दिया था। तो कारण क्या था कि उनके आय में वृद्धि हो रही थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आर्थिक वृद्धि जो हुआ 19वीं सदी में, इसके साथ साथ कष्टों का भी वृद्धि हुआ, साथ में कुछ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब थे, उनकी गरीबी भी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिला। साथ साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें भारी मात्रा में तकनीक की वृद्धि हुई, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पे उत्पीड़न यानी कि लोगों का जो कष्ट था, लोगों पे जो यातनाएं किया जा रहा था, उसके नए नए रूपों का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इस तरह की जो चीजें जो है 19वीं सदी में देखा गया, इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि 19वीं सदी की जो दुनिया है वो विविधता को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि विविधता को दर्शाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताओ 19वीं सदी की जो दुनिया है वो किस तरह से विविधता को प्रतिबिंबित करता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता को कष्ट में वृद्धि हुआ, साथ में कुछ लोगों की आय में वृद्धि हुई, कुछ लोगों की गरीबी में वृद्धि हुई, कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि भारी तकनीक का वृद्धि हुआ। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो जिनमें उत्पीड़न के नए नए तरीके जो है इजाद किए गए। इस तरह की आपको चीजें देखने को मिला। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो मैं रसगुल्लो। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं गिरमिटिया मजदूर के बारे में। सबसे पहले समझिएगा गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। तो उससे पहले जान लीजिए कि ये जो गिरमिटिया मजदूर है ये खास करके भारत से और चीन से क्या करते थे, ले जाए जाते थे। क्या करते थे, भारत और चीन से जो जिन देशों को मजदूर चाहिए था उन देशों को ले जाया जाता था। तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे किन सारे देशों को, लेकिन सबसे पहले समझे गिरमिटिया मजदूर क्या होता था। तो अगर हम लोग बात करें गिरमिटिया मजदूर का, तो 19वीं सदी की ये जो विविधता प्रतिबिंबित जो दुनिया है, या 19वीं सदी का जो दुनिया है, इसमें ये जो गिरमिटिया मजदूर है यानी कि जो अनुबंधित जो मजदूर है उनको भारत से और दूसरा क्या चीन से, कहां से, दो जगह नाम याद रखिएगा, भारत और चीन।
क्वेश्चन आता है कि गिरमिटिया जो मजदूर है उनको किन देशों से ले जाया जाता था या किन देशों से मंगाया जाता था, तो अब क्या बोलोगे, भारत और चीन। तो उस समय क्या होता था 19वीं सदी में कि भारत और चीन से 1-2 हजार नहीं, लाखों हजार जो मजदूर होते हैं या लाखों मजदूर क्या होते हैं कि दूसरे देश काम करने के लिए जाते थे। तो आखिर ये लोग जब काम करने के लिए जाते होंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करने के लिए जाते थे, या जो भी लोग इनको अनुबंधित के आधार पे या अनुबंध के आधार पे इनको अपने क्षेत्र में बुलाने का काम करते थे, तो कुछ तो काम के लिए क्या करते थे। तो कभी कभी आपको काम भी पूछ दिया जाता है कि ये जो गिरमिटिया मजदूर है या जो श्रमिक मजदूर है ये किन कामों के लिए, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, कि गिरमिटिया मजदूर जो है या जो अनुबंधित श्रमिक है किन कामों के लिए दूसरे देश ले जाया जाता था। तो पहला तो बोलोगे कि बगानों में काम करने के लिए, दूसरा क्या था, खदानों में काम करने के लिए, तीसरा सड़कों के निर्माण के लिए, और चौथा क्या था कि रेलवे निर्माण परियोजना जो चल रही थी उन सभी कामों के लिए इन मजदूरों को अब भारत और चीन से उठाकर दूसरे देश ले जाया जाता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताएं कि किन कामों के लिए गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था, तो अब क्या बोलोगे, पहला तो बगानों में काम करने के लिए, दूसरा क्या बोलोगे, खदानों में काम करने के लिए, सड़कों के निर्माण तथा हम लोग बोलेंगे रेलवे निर्माण की जो परियोजनाएं चल रही थी उन देशों में, जिन देशों में ये सारे काम चल रहे थे उन देश क्या करते थे, ले जाया जाता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। साथ में आप समझते हैं कि अगर इनको, ये तो हम लोगों ने देखा कि इनको इन कामों के लिए ले जाया जाता था, लेकिन जब इनको अनुबंधित किया जाता था या जब इन पे शर्त लगाए जाते थे, या मैं बोल सकता हूं कि इन मजदूरों को अनुबंधों के आधार पे या शर्तों के कगार पर जब जाना होता था तो किस प्रकार की शर्तें हो सकती थी, किस प्रकार की शर्तें हो सकती थी, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं एक उदाहरण का बात करूं, जैसे का समझिएगा कि कोई मजदूर जो होता था वो बहुत ज्यादा कर ले लिया होगा, या मैं बोल सकता हूं कि वो किसी से पैसा उधार लिया होगा, पैसा चुका नहीं पाया होगा, तो जिससे उसने कर लिया वो सीधा बोलेगा कि तुम क्या करो कि दूसरे देश चले जाओ काम करने के लिए, और जिसके पास तुम काम करने के लिए जाओगे वो मालिक मुझे पैसा दे देगा, और क्या क्या होगा कि तुम्हारा 5 साल में 6 साल में जो है पैसा मेरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था थी। तो क्या होता था कि यदि कोई मजदूर क्या होता था कि अपने बगान के मालिक में काम करेगा, ऐसे इस तरह का वो लोग बोल देता था कि अगर आप क्या करोगे कि उस अपने बगान के मालिक में 5 साल काम कर लोगे तो जो भी आपका जो पैसा था वो खत्म हो जाएगा, और क्या कर सकते हो, आप अपना जो स्वदेश है यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो आप क्या कर सकते हो, वहां लौट सकते हो। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई थी। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि अनुबंध या शर्त पे किस आधार पे ले जाया जाता था, तो सीधा बोलोगे कि यदि मजदूर अपने मालिक के बगान में 5 साल काम कर ले, क्या 5 साल काम कर ले, तो वो क्या कर सकता है, अपना स्वदेश जो है वो वापस जा सकता है। इस तरह का कुछ ना कुछ तो अनुबंधित था। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो गिरमिटिया मजदूर चीन से और भारत से ले जाए जाते थे, तो अब आपके मन में तो क्वेश्चन ठनका होगा या घंटी बजा होगा कि सर मुझे ये बताएं कि ये जो मजदूर जो जाते थे मजदूरी करने के लिए अनुबंधित के आधार पे, तो ये किन क्षेत्रों के लोग होते थे। तो अगर मैं केवल भारत के गिरमिटिया मजदूरों का बात करूं तो ये जो गिरमिटिया मजदूर है, ध्यान से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, पहला तो ये उत्तर प्रदेश, साथ में हम लोग बात करेंगे बिहार का, मध्य भारत का, और जो तमिलनाडु के ऐसे क्षेत्र थे जहां पे सूखा इलाका था, कहां था, सूखा इलाका था, इन क्षेत्रों से जो ये जो लोग हैं वो दूसरे देश काम करने के लिए जाते थे। मैंने जगहों के नाम बताया, आप गौर से सुनो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और जो तमिलनाडु का ऐसा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का ऐसा क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र था, जहां पे बारिश कम हुई थी, जहां पे कृषि नहीं हो रही थी, इन क्षेत्रों से जो लोग हैं वो काम पर अनुबंध के आधार पे या गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाने का काम करते थे।
तो आखिर इन क्षेत्रों से अगर मजदूर जाते होंगे तो कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो समझिएगा कि जब इन क्षेत्रों में सूखा हुआ या इन क्षेत्रों में जब सूखा पड़ने लगा तो मैं बोल सकता हूं कि तब इन क्षेत्रों में ये जो 19वीं सदी है इसमें काफी बदलाव देखने को मिला। तो जब इन क्षेत्रों में सूखा पड़ा, मध्य प्रदेश वाले इलाके पे, बिहार वाले इलाके पे, या मध्य भारत के इलाके पे, या तमिलनाडु के इलाके पे, तो जब इन क्षेत्रों में जब इन क्षेत्रों में सूखा नहीं आया था तब तो इन क्षेत्र की स्थिति ठीक थी। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी में इस क्षेत्र में क्या आया, सूखा आया, तो इनकी जो जिंदगी वो काफी ज्यादा बदल गया। और बदलने का कारण क्या था कि पहला तो इनका जो कुटीर उद्योग था वो खत्म हो गया। अब कुटीर उद्योग खत्म होने का सबसे अच्छा रीजन क्या है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि बाकी भी जो देश होते हैं वो व्यापार करते हैं, वो वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। तो भाई अपने ही देश में क्या होते, चीजें उत्पादन होता था, बेचा जाता था, तो उससे कहीं ना कहीं छोटे बड़े जो भी लोग होते हैं वो कुटीर उद्योग यानी कि छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठे थे और उनसे वस्तुओं का उत्पादन कर लेते थे और चीजों को बेच देते थे। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई तो इनसे जो कुटीर उद्योग से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं वो किनके तुलना में महंगी होती हैं, तो जो बड़ा फर्म जो खोल के बैठा हुआ है उनके तुलना में ये महंगी होती है। तो आप ही बताओ, आप सस्ते सामान खरीदोगे कि महंगा? अब आप जरूरी बोलोगे सर कि हम सस्ते सामान खरीदेंगे, तो बड़े फर्मों के खोलने से या बड़े उद्योगों के खोल जाने से ये जो कुटीर उद्योग हो गया धीरे धीरे खत्म हो गया। तो जितने भी लोग कुटीर उद्योग पे काम करते थे वो क्या करेंगे, सबसे बड़ा चीज साथ में ये जो जमीन का भाड़ा था वो भी बढ़ने लगा। कारण क्या था, सूखा पड़ गया। तो जो ऐसे किसान जो लोग किसानी करते थे, खेती करते थे, तो आप मेरे को बताओ, एक तो बारिश नहीं हो रही है क्योंकि कृषि तो बारिश पे डिपेंडेड है, तो एक तो बारिश नहीं हो रही है और अब भाई जो मालिक है वो तो उसको तो ऋण चाहिए। तो मान लो कि एक साल इन्होंने ऋण दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, तब तो चक्रवृद्धि ब्याज ही था, तो ऋण लिया, अब उस साल बारिश नहीं हुई तो अगले साल फिर क्या करेगा कि फिर से मुझे खेती करना है, फिर उस मालिक के पास जाएगा, फिर से ऋण लेगा, फिर वो जो कर्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो सूखा पड़ गया इन क्षेत्रों में, तो उससे कहीं ना कहीं जो जमीन में कृषि नहीं हो रही थी, जिससे जमीन का भाड़ा क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो एक तो कारण था कुटीर उद्योग खत्म हो गया, दूसरा कारण क्या था, जमीन का भाड़ा बढ़ने लगा, और तीसरा कारण क्या था कि भारत में और चीन में जब खानों का यानी कि खदानों का और साथ में बगानों के लिए जो जमीन चाहिए थे उनको जब साफ किया जाने लगा, तो अब मान लो सीधा सा है कि इस क्षेत्र में एक आदमी किसानी करता है, वो खेती करता है, लेकिन इस क्षेत्र को बगान के लिए या मैं बोल सकता हूं कि खदान के लिए साफ किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में जो किसान करने वाला जो मजदूर होगा वो कहां जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब कुटीर उद्योग खत्म हो गया तो कुटीर उद्योग करने वाले लोग या जो लोग जमीन पे खेती करते थे, जब उनका भाड़ा बढ़ गया तो उनसे जुड़े हुए लोग या जिन क्षेत्रों को साफ किया जा रहा था, जिन जमीनों को साफ किया जा रहा था, उनसे जुड़े हुए लोग अब क्या करते, उनको तो काम करना होता। तो अगर हम लोग बात करें बदलावों का असर, ये जो 19वीं सदी में बदलाव देखने को मिला, ये जो बदलाव देखने के लिए मिला, इस बदलावों का असर लोगों पर क्या था, हम लोग इस पे ही बात कर लेते हैं। तो रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बदलावों का बात करूं तो यहाँ के जो लोग होते हैं, ये जो क्षेत्र का मैं बात करूं, मैं केवल अभी बात कर रहा हूं जमीन पर, ठीक है, जमीन के भाड़ा पे ही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश का बात करूं, बिहार का, मध्य भारत का, तमिलनाडु का बात करूं या सूखे वाले क्षेत्रों का बात करूं, तो ये लोग क्या करते थे, बटाई यानी कि भाड़ा होता है, याद रखिएगा, बटाई माने क्या होता है, भाड़ा। क्वेश्चन आता है कि बटाई से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलोगे, भाड़ा। तो यहां के लोग क्या करते थे, बटाई पर जमीन लेते थे, मगर भाड़ा जो होते हैं ये लोग चुका नहीं पाते थे। कारण क्या है कि इन क्षेत्रों पे क्या होता, सूखा पड़ चुका था। तो जब ये लोग जमीन को भाड़े पे लिए और भाड़ा को चुका नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं इन जमीन पर जो कर्ज जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, चढ़ता चला गया, यानी कि बढ़ता चला गया। तो जब इनको तो सबसे पहली बात, इनको तो पैसा चुकाना है। कारण क्या है कि नहीं भाई, आप जिससे आप पैसा लिए वो आपके घर के बगल का ही तो होगा, तो सब जानता है कि आपका जमीन कहां पे है, आपकी औरत कौन है, आपकी बहन कौन है, आपकी भाभी कौन है, आपका बेटा कौन है, आपका बाप कौन है, आपकी मम्मी कौन, सब तो जानता है। तो अब कोई ऐसा तरीका ही नहीं था कि मैं उनका भाड़ा ना चुका पाऊं।
ऊपर से उनका उत्पीड़न था। तो जब ये कर्ज चढ़ने लगा तो लोगों को काम के तलाश में बाहर जाना पड़ने लगा, क्योंकि अगर वो भाड़ा को नहीं चुकाते तो उनका जमीन असुरक्षित हो जाता, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके पापा, उनके बेटा, उनकी बेटी सब जो है क्या होते, असुरक्षित हो जाता। तो उनकी असुरक्षा के लिए, उनकी असुरक्षा को ठीक करने के लिए ये जो गिरमिटिया मजदूर है वो काम के तलाश में बाहर जाने लगी। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि किन कारणों के कारण, देखिएगा क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, कि किन कारणों के कारण ये जो मजदूर होते हैं या जो अनुबंधित मजदूर होते हैं ये काम पे जाने के लिए या दूसरे देश जाने के लिए तैयार हो गए, तो आप पहला क्या बोलोगे कि इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि 19वीं सदी में काफी ज्यादा सूखा पड़ गया। तो ये जो लोग होते हैं इन लोगों के क्षेत्रों की जो कुटीर उद्योग है वो खत्म हो गई, जमीनों का भाड़ा बढ़ने लगा और खानों और बगानों के लिए जो जमीन चाहिए थे उनका साफ होने लगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लोग बटाई पर जमीन लेते थे वो क्या कर नहीं पाए, भाड़ा को चुका नहीं पाए, जिससे उनका जो कर्ज होगा वो धीरे धीरे चढ़ने लगा और लास्ट में अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करने लगे कि काम के तलाश में बाहर जाने लगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहां से यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब एक एक करके मैं सारा टॉपिक को डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर से क्वेश्चन आता है और आप देखोगे तो बस एक चीज लिखा देगा बहुत से व्यक्ति के गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो अनुबंधित या मैं बोल सकता हूं कि शर्त के कगार पर जब कोई व्यक्ति दूसरा देश काम करने के लिए जाता था भारत और चीन से, तो उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इतना ही लिखा देगा। लेकिन मैं सारे वो टॉपिक लाता हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से मैं सारा वो डिस्कशन करता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट और जो मैं तरीका मैं आपको देता हूं आप लिख के ले लो, कोई यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता है जो क्लास 10 की पढ़ाई करवाता होगा। अब भाई मेरे से जो ऊपर के होंगे वो तो जाहिर सी बात है पढ़ा ही सकते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखा कि भाई अब 19वीं सदी का जब विविधता वाला क्षेत्र क्यों कहा जाते हैं, और हम लोग इसमें देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें देखने को मिला। साथ में ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे, किन क्षेत्रों से गिरमिटिया मजदूर को लाया जाता था, क्या कारण था कि लोग गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए रेडी हो जाते थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गिरमिटिया मजदूर होता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि गिरमिटिया जो मजदूर होता है ये मजदूरी करने के लिए या ये गिरमिटिया मजदूरों को जब अनुबंधित कर लिया जाता था, इनको शर्त और कानून पर जब ठप्पा या मोहर या अंगूठा लगा दिया जाता था, तो ये लोग काम करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाते होंगे। तो कहां जाते थे काम करने के लिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बात को कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो हम लोग बात करें गिरमिटिया मजदूरों के लिए, तो ये लोग मुख्य रूप से, अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से, तो ये लोग कैरिबियाई जो देश है, कैरिबियाई देश, आज हम लोग इसको न्यूजीलैंड के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो कैरिबियाई देश है, अब ये कैरिबियाई देश जो था इसमें मुख्य रूप से त्रिनिदाद या गुयाना या मैं बात करूं सूरीनाम का जो देश है, इन क्षेत्रों में जाने का काम करते थे। तो कैरिबियाई द्वीप समूह, साथ में बोलूंगा मैं मॉरिशस, फिजी और बहुत से ऐसे मैं बोल सकता हूं कि बहुत से ऐसे जो तमिल प्रवासी लोग थे जो तमिलनाडु से, हम लोगों ने देखा ना तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से जो जाने वाले जो लोग थे ये लोग सीलोन या मलाई, क्या है सीलोन या मलाई जो है वो जाने का काम करते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि गिरमिटिया जो मजदूर है ये मुख्य रूप से किन क्षेत्र काम के लिए जाते थे या इनको ले जाया जाता था, तो आप क्या बोलोगे, कैरिबियाई द्वीप समूह। और कैरिबियाई द्वीप समूह में मुख्य रूप से बोलेंगे तो त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम जैसा जो देश है वहां ले जाया जाता था। बहुत से लोगों को मॉरिशस, फिजी और जो तमिल अप्रवासी लोग होते हैं इनको कहां, इनको सीलोन और मलाई जो है ले जाया जाता था। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें क्या किया जाता था कि असम के जो चाय बागान है, भारत का जो असम का जो चाय बागान है वहां पे भी काम करवाने के लिए क्या हो जाता था, ले जाया जाता था। तो कभी अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि बताएं कि जितने भी कौन से गिरमिटिया मजदूर है उन्हें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में ले जाया जाता था, तो आप क्या बोलोगे, कैरिबियाई द्वीप समूह। कैरिबियाई द्वीप समूह में त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम वाला देश। अगर पूछेगा और कहां, तो मॉरिशस, फिजी। और ये क्वेश्चन आता है कि बताएं
तमिल प्रवासी गिरमिटिया मजदूरों को किन क्षेत्रों में ले जाया जाता था? तो आप क्या बोलोगे? सिलोन और मलयाई। क्या बोलोगे? मलाई। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको असम के चाय बागानों पे ले जाया जाता था। तो मैं एक टॉपिक आपको एक मैं बता दूं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें एक टॉपिक था कि गांधी जी एक बार यहां पे गए थे, चाय के बागान का भी दौरा करने के लिए गए थे असम क्षेत्र में। वहां के लोगों को बागान से निकलने का आदेश नहीं दिया जाता था, तो उन क्षेत्रों का बात था। तब सोचो कहां का चीज कहां पे आके है। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, पीछे की चीजों को देखा करो, अपने पास्ट को देखा करो। जब तक पीछे की चीजों को नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तब कर सकते हो। तो यहां तक तो बात था कि भाई कौन से लोग जो थे वो मजदूरी करने के लिए जाते थे, किन कामों के लिए ले जाया जाता था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सब कुछ देखा। लेकिन अब इनकी भर्ती की प्रक्रिया का बात करें तो बहुत से मेरे रसगुल्ले बोलेंगे सर क्या इनके लिए कोई स्पेशल फॉर्म आता है क्या? तो अगर आता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आता होगा कि गिरमिटिया मजदूर का जो अगर फॉर्म आता होगा, जैसे होता है ना रेलवे का भर्ती हो गया या एसएससी जीडी का भर्ती हो गया, होता है ना सरकारी बहुत सारी चीजें होती हैं, या यूपीएससी का भर्ती होगा, सबका फॉर्म निकलता है। तो बहुत से मेरे रसगुल्ले बोलेंगे कि सर बताएं क्या ये जो मजदूरों का जो भर्ती होता था, अनुबंधित मजदूरों का भर्ती होता था, उसका क्या तरीका है, उसका क्या तरीका है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो, ये जो मजदूर होते थे इनको जो भी मालिक होता था, जैसे कि मैंने अगर पैसा दिया, अगर मैं मालिक हूं मान लो, और आपने मेरे से कर्जा लिया है, या मेरा बागान है बहुत बड़ा, या मेरा बहुत बड़ा खदान है, या मैं सड़कों के निर्माण का मैं कार्य करवा रहा हूं, या मैं रेलवे का जो लाइन है उसका विस्तार के लिए मैं काम करवा रहा हूं, तो मैं मालिक हो गया। तो मैंने क्या किया कि सूरज सर को मैंने एक एजेंट बना दिया, जिसको दलाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, मालिक जो है वो एजेंट के द्वारा, यानी कि दलालों के द्वारा, किसके द्वारा? दलालों के द्वारा क्या करते हैं, दलालों के द्वारा क्या करते हैं कि मजदूरों का भर्ती करवाया जाता था। यानी कि थर्ड पार्टी लोग होता था, एक एजेंट होता था जो क्या करता था कि इन मजदूरों का भर्ती करवाता था। अब बात को समझिएगा। तो ये जो आखिर एजेंट है, ये तो अब पूछता है कि जब मालिक एजेंटों के द्वारा क्या करते थे कि इन मजदूरों का भर्ती करवाते थे, तो उससे उनको क्या फायदा होता? तो समझो मेरा बात कि बिना फायदा से आजकल कोई काम नहीं करता, आज की यह दुनिया का रीत है। तो रीत इनका क्या था कि अगर मालिक को एजेंट मजदूर देगा, ऐसा मजदूर जो अनुबंधित काम करेगा, तो उससे क्या होता कि एजेंट को मालिक क्या करता, कमीशन देता। क्या देता? कमीशन देता। क्या देता? कमीशन देता। और इस कमीशन के चलते ही एजेंट क्या करता कि उन सभी लोगों को, जो लोग इन क्षेत्रों के लोग थे और जो काम करना चाहते थे, है ना, जो काम करना चाहते थे, उनको ले जाया जाता था। ये तो एक पहला तरीका था एजेंटों के द्वारा। दूसरा क्या था कि अब भाई देखो, एक तो लोग होते हैं कि अपने मन से जाते हैं काम करने के लिए, एक तो वो होते हैं कि जिनको घर वाले ले जाते हैं काम करने के लिए, एक वो होते हैं जो देखा सुना में जाते हैं काम करने के लिए, या एक बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत पे होते हैं। तो समझिएगा कि बहुत से ऐसे अप्रवासी लोग भी थे, यानी कि बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उनके गांव में होने वाले, हम लोगों ने बोला ना कि जब आर्थिक वृद्धि हुआ तो कष्ट भी आया, कुछ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई, कुछ लोगों की गरीबी में भी वृद्धि हुआ, कुछ क्षेत्रों में तकनीकी का वृद्धि हुआ, और कुछ जगह क्षेत्रों का उत्पीड़न यानी कि कष्ट जो होता है उसका भी नया नया रूप देखा गया। तो बहुत से ऐसे लोग थे जहां पे ब्रिटिश शासन का बात कर लो, या उस क्षेत्र के जो राजा लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि अपने क्षेत्र के गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको इतना ज्यादा उत्पीड़न यानी कि उनको इतना ज्यादा कष्ट देते थे, या वो लोग उस कष्ट के कारण या उनमें गरीबी का इतना ज्यादा प्रभाव था, उससे बचने के लिए, पहला तो उत्पीड़न से बचने के लिए, दूसरा गरीबी से बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही अग्री हो जाते हैं कि चलो मेरे क्षेत्र में मेरी परवाह नहीं है तो मैं दूसरे क्षेत्र में जाके काम करूंगा। क्या करूंगा? दूसरे क्षेत्र में काम करूंगा। तो बहुत से ऐसे प्रवासी लोग थे जो उनके गांव में जो होने वाला उनके प्रति उत्पीड़न था, या उसके गांव में उनकी जो गरीबी थी, उसके कारण भी बहुत से लोग क्या हो जाते थे, अनुबंधित मजदूर बनने के लिए रेडी हो जाते थे।
तो आप समझिएगा, ये तो भाई ये दो स्थिति था कि एक तो एजेंट के द्वारा हुआ, बहुत से लोग मान गए चलो हम लोग कर लेंगे, काम कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो कर नहीं चुका पाते थे तो मालिक के द्वारा सीधा चल जाते थे, इस तरह की स्थिति होती थी। अब एक घटना में आपको बता दूं कि ये जो एजेंट नाम का बंदा होता है दलाल, ये बड़ा फालतू लोग होता है। तो जिस भी किसी काम को आप करने जा रहे हो और उस काम में ये जो एजेंट या दलाल वाला जो व्यक्ति अगर बिचौलिया कोई है तो उस काम से आप लोग दूर रहोगे। और इस काम में एक साफ साफ घटना मैं आपको बताता हूं। आखिर आप लोग क्वेश्चन किया था सर हिस्ट्री इतना अच्छा आपको क्यों लगता है, तो मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री जो होता है वो आपको पास्ट बताता है। तो बोला गया ना कि अपने करनी को देख के, यानी कि जो अपने पीछे का करनी किया है, जो भी कर्म किया है उसको देख के आगे का जो भविष्य में आने वाले कर्म को संभाल लो। तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर किसी क्षेत्र में अगर दलाल वाला चीज देखोगे कि बिचौलिया कोई आदमी है और वो आपको बोलेगा कि मैं आपको जॉब दे दूंगा, मैं आपको ये ठीक करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो उनसे बचे। कारण को समझिएगा, हिस्ट्री बता रहा है, कारण समझिए कि अब देखिएगा कि एजेंट को तो कमीशन से मतलब है, उसको तो लाभ से मतलब है। अब आप सुखी हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं, पैसे से उसको मतलब था। तो ये क्या करता था कि बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत से ऐसे गांव वालों को क्या करता था कि जो भी भावी मजदूर होते थे, जो भी भावी मजदूर या चाहते थे कि मैं बाहर जाके काम करूं, उनको फुसलाने का काम करता था। क्या करता था? उनको फुसलाने का काम करता था। लेकिन अगर फुसलाए चलो भाई अलग बात है, लेकिन कैसा फुसलाता था? फुसला तो दिया, साथ में उनको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम करने के लिए जा रहा था, उस क्षेत्र के बारे में झूठी जानकारी भी देता था। एक तो बहलाया फुसलाया, ऊपर से झूठी जानकारी दिया। तो मेरे बहुत से रसगुल्ले बोलेंगे सर कैसा जानकारी, कैसा झूठी बातें, थोड़ा बताओ मुझे। तो मैं वो भी बताता हूं, सुनिएगा। अगर मैं जो एजेंडों को जो फुसलाया जाता था या जो भी जानकारी दिया जाता था, सबसे पहली बात कि उनको कभी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां जाना है। सबसे पहली बात उनको कभी नहीं बताया गया कि कहां जाना है। एक्यूरेट जगह जो होता है कभी नहीं बताया गया। अगर वो भारत के थे तो उनको असम का क्षेत्र बता के ले जाया गया, या अगर वो अफ्रीका, जो वो चीन के थे तो उनको चीन का कोई क्षेत्र बता के ले जाया गया। उनको पता ही नहीं था कि उनको कहां जाना होता है, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या था, उनको क्या काम करना है। उनको बगान में काम करना है कि खदान के भीतर कोयला काटना है कि सड़क का निर्माण करना है कि रेलवे लाइन का विस्तार करना है, ये उनको कभी नहीं बताया जाता था। साथ साथ में क्या होता था कि उनको उस क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं ना लोग, जिस क्षेत्र में उनको काम पे ले जाया जाता है या जिस क्षेत्र में वो काम करेगा, वहां की जो पारिस्थितिकी है या मैं बोल सकता हूं वहां के जीवन की जो हालत है वो कैसी है, इसके बारे में भी वो क्या होता था, कभी जानकारी नहीं देता था। क्या होता था, कैसी होगी ये भी जानकारी जो था वो नहीं देता था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि जब एजेंट गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था तो वो किस तरह का झूठा जो है या झूठी जानकारी देता था, तो पहला क्या बोलोगे, कहां जाना है उसकी कभी जानकारी नहीं दी जाती थी। दूसरा, क्या काम करना है उसकी भी जानकारी नहीं देते थे। साथ में वहां पर काम करने वाले की जीवन कैसी है उसके बारे में भी नहीं बताता था। और इसमें भी झूठी फूटी जो बात होता है, भाला फुसला के वो बोल देता था। तो बहुत से लोग राजी हो जाते थे जाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा भी होता था कि कुछ कुछ लोग होते हैं उनके बातों को पकड़ लेते थे कि नहीं वो जो आदमी वो गलत बोल रहा है, क्या हो रहा है, वो जो आदमी वो गलत बोल रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते थे, बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिनको ये भी नहीं पता होता था कि समुद्र का यात्रा करना है कि हमें स्थल मार्ग से जाना होगा। ये भी लोगों को नहीं, अरे कम से कम ये भी तो बता देना चाहिए था ना। तो सोच के देखो ऐसा होता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सभी को भांप लिया और वो राजी नहीं हुआ कि मुझे नहीं करना, अगर बोल दे मुझे नहीं करना है, और उसको दिख गया कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, ये मोटा ताजा है और ये काम कर सकता है, अच्छा वाला काम कर सकता है, तो बहुत से एजेंट ऐसे भी थे ना, उनका अपहरण कर लेते थे। लो बेटा क्या हो गया, उनका अपहरण कर ली, उनका क्या क्या अपहरण कर लिया, यानी कि उनको मैं बोल सकता हूं एक तरह से किडनैप या हम लोग होते हैं ना, उसको अपहरण कर लेते थे। इस तरह की स्थिति वो लोग पैदा कर देते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि जिन मजदूरों को ये नहीं पता होता था कि मैं बोल सकता हूं कि वहां पे क्या काम करना है, तो इन ये जो सारी चीजें होती, ये सारे जो घटनाएं घटती थी। तो अगर कभी गिरमिटिया मजदूर पे टिप्पणी लिखे, गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर एक बात मेरे को जान लो कि अगर खाली पूछा जाए कि गिरमिटिया मजदूर क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ते इसलिए ताकि नंबर ला पाए, लेकिन मेरा मानना है कि आप पढ़ो इसलिए ताकि आप नॉलेज ले पाओ। लेकिन जो बच्चे नंबर लाना चाहते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि अगर कभी गिरमिटिया मजदूर का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आप अगर उसको लिख दोगे तो 2 नंबर का आंसर आएगा, तो आप इतना बड़ा लिखने नहीं ना जाओगे। तो आप क्या करोगे, ये जो टॉपिक मैंने लिखाया है, ये जो भारत और चीन का के जो श्रमिक है गिरमिटिया मजदूर, ये वाला टॉपिक उठा के आप डाल देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में 5 नंबर का गिरमिटिया का क्वेश्चन पूछ ले तो
देखो सारा का सारा चीज है। अब ये जो लिख देना का पूरा तो आपको नंबर मिल जाएगा। साथ में अब अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें लोग नई दास प्रथा यानी कि 19वीं सदी में ये जो व्यवस्था था गिरमिटिया मजदूर के बारे में, गिरमिटिया मजदूरों का, ये तो हम लोगों ने देखा किस तरह से भर्ती हुआ। अब हम लोग इसी का एक नाम दे दिया गया 19वीं सदी में नई दास प्रथा। तो यहां से हम लोग टॉपिक का देखेंगे और इसके उन्मूलन तक की जो घटना है वो कल देखने का काम करेंगे, किस तरह से ये जो घटना है इसको समाप्त किया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट में बता देना है कि कहां आपको समझ में नहीं आया। तो अगला जो क्लासेस होगा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और मैंने पहले ही बोला है ना कि हमें क्या करना है, मांझी बनना है। जब तक तोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो लेक्चर कैसा लगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।